इन्फ्लुएंस इस कंडक्टर के अंदर आ जाए तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो एटम्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां जमा होने लगेंगे। ये कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं है ना। और कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, तो नेगेटिव यहां जमा होने लगेगा, पॉजिटिव इधर जमा होने लगेगा। क्या नेगेटिव पॉजिटिव जमा होने से अंदर ही अंदर एक और फील्ड क्रिएट होती है, और फाइनली ये अंदर बाहर की फील्ड मिलके यहां नेट फील्ड कितनी हो जाती है, 0। नहीं, ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, कंडक्टर इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। ये आइसोलेटेड कंडक्टर से मेरा मतलब है कि इस कंडक्टर का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। हमने फील्ड लगाई, पॉजिटिव को धक्का राइट मिला, नेगेटिव को लेफ्ट, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तब तक जमा होता रहा जब तक उसको फोर्स महसूस हुआ। कब बंद हो गया, जब फोर्स लगना, और फोर्स लगना बंद हो गया मतलब अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0। अब तक हम लोगों ने पूरे टॉपिक में ये बात हमेशा बोली है कि अंदर फील्ड नहीं रहेगी, ये एक कॉमन स्टेटमेंट। अब मैं कह रहा हूं कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इस कंडक्टर को मैं एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने वाला हूं और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने वाला हूं। ऐसे मैंने बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो बता, जैसे ही मैं पॉजिटिव से करंट करूंगा तो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, क्या इसके इलेक्ट्रॉन कहां मूव करने लगेंगे, लेफ्ट मूव करने लगेंगे। वैसे सही से देखा जाए तो नेगेटिव ही मूव करता है, और क्योंकि जब मूव करता है तो अपने पीछे पॉजिटिव छोड़ आता है, इसलिए पॉजिटिव भी दिखाया जाता है, वरना सही माने में कौन मूव करता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव यहां मूव करेगा और यहां जमा होता, मगर इसका तो कनेक्शन है ना। क्या ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, ये कंडक्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। तो जैसे ही नेगेटिव यहां जाएगा तो यहां इकट्ठा नहीं हो पाएगा, जैसे वहां जमा हो गया था भीड़ लगा के। ये जमा हो गया था भीड़ लगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऐसे एयर में उड़ के थोड़ी जा सकता है, वो जा भी सकता है अगर एक हद से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाए। फिलहाल क्या ये कंडक्टर है और बगल में जो एनोड है वो भी एक कंडक्टर है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से सीधे कहां रुकेंगे, जाके एनोड पे, और जितने इलेक्ट्रॉन यहां एनोड पे आएंगे उतना नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या होने लगेगा, न्यूट्रलाइज होने लगेगा। तो क्या एनोड का चार्ज कम हो जाएगा। हमें पता है एनोड कोई ऐसा टर्मिनल नहीं है जिसके पास चार्ज की कमी हो, जो भी कमी होगी वो इलेक्ट्रोलाइट पूरी कर देगा, यानी बैटरी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इन इलेक्ट्रॉन के चलने से क्या बैटरी खाली नहीं होगी, इसकी गारंटी है। क्यों, क्योंकि ये जो बैटरी का टर्मिनल है उसकी कमी कौन पूरी कर देता है, इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या यहां इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से कम होने लगे तो ये माहौल तो पॉजिटिव हो जाना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव माहौल होता इससे पहले क्या वो पॉजिटिव माहौल हल्का भी होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा। क्या यहां अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉन स्टॉक है और यहां अनलिमिटेड पॉजिटिव स्टॉक है। हालांकि अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं होता है, जरूरत पड़ने पे वो बढ़ता घटता रहता है। तो क्या यहां इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ अब मूव करते रहेंगे लेकिन उनको कभी कोई किनारा नहीं मिलेगा, नहीं। अब मैं कहता हूं कि इस समय इन इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह क्या है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का आना, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्रिएट करते हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताओ, ये एक्सटर्नल फील्ड किसी पॉजिटिव नेगेटिव ने ही तो क्रिएट करी होगी, नहीं। लेकिन यहां कंडक्टर आइसोलेटेड था, यहां कंडक्टर कनेक्टेड है, तो क्या ये एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट हुई जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू हुए। क्या इलेक्ट्रॉन दौड़ के कहीं रुके, और रुके नहीं तो क्या उन्होंने कोई और फील्ड क्रिएट करी। यानी जैसे यहां एक अंदर अंदर फील्ड क्रिएट हो गई थी, वो फील्ड यहां क्रिएट नहीं होगी, और नहीं होगी तो इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा मूव करते रहेंगे। और इस बार अब कंडक्टर के अंदर की फील्ड जीरो होने वाली नहीं है। क्या जनता समझ पा रही है, यहां फील्ड जीरो नहीं हो पाएगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई।
तो अब यार जैसे ही मैंने कहा कि फील्ड जीरो नहीं होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लगातार फ्लो होता रहेगा। सही माने में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, लेकिन हम कन्वेंशन उल्टा दिखाते हैं। हम करंट का फ्लो हमेशा कैसे सोचते हैं? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिखाते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां जाके पॉजिटिव को कम कर रहा है, और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि पॉजिटिव यहां से जाके वहां जाके इस वजह से कम हो रहा है। तो हम कन्वेंशनल तरीका यही कि हम ऐसे सोचते हैं पॉजिटिव यहां से यहां जाके कम हो रहा है, यहां पॉजिटिव कम हो रहा है और यहां नेगेटिव कम हो रहा है, और वो कमी कौन पूरी कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बात समझ में आ रही? तो अब शुरू हो गया फ्लो ऑफ करंट। क्या फ्लो ऑफ करंट के दौरान कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या नहीं होती है? होती है, तभी तो चल रहे हैं। यानी इससे पहले वाले टॉपिक में हम हमेशा कहते थे कि कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होती है, नेट में जीरो हो जाती है, और इस टॉपिक में हम क्या कहेंगे? देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, है ना यार? देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ये पहला बड़ा चेंज है जो हम लोग पिछले टॉपिक में करते आए हैं कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, नहीं होती थी, और इस टॉपिक के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है? नॉन जीरो। देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एंड चार्ज विल कंटिन्यूअसली मूव। और इसी कंटिन्यूअस मूव करने को, है ना, हम क्या बोल देते हैं? करंट। फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? करंट। बेसिकली क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। क्वालिटेटिवली अगर हम बात करें तो करंट फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अभी उसको क्वांटिटेटिवली भी डिफाइन किया गया है। इतनी बात पहले तो समझ ले जो इस टॉपिक की यूनिक है। दीवार क्रैक हुई है, खुदाई उदाई हुई है क्या पीछे से? पता करो, पीछे जाओ, पीछे देखो, कोई खुदाई उदाई हुई क्या? खुला नहीं, खुला होगा तो क्या बात कर रहे हो यार? इसके बगल में पूरी गैलरी है, वो कभी बंद ही नहीं होती यार। नोट कर लिया भाई? तो मैंने यार एक कभी ये डायग्राम बनवाया है कि बाहर से फील्ड आई और चार्ज इधर जमा हो गया और फील्ड क्या हो गई? जीरो। कब? जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है कंडक्टर से। और एक मैंने दिखाया कि जब बैटरी का कनेक्शन है। इसमें ये मूव नहीं करता, वरना मैं इलेक्ट्रॉन को चलता हुआ दिखाता। कंप्यूटर में कुछ दिक्कत है। यहां अगर मैंने कंडक्टर का बैटरी के साथ कनेक्शन कर दिया है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लगातार होता रहेगा, और उसी फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? है ना, इलेक्ट्रिक करंट।
करंट का क्वालिटेटिव मतलब है करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्वालिटेटिव मतलब है, मतलब उसका मीनिंग है। और करंट का क्वांटिटेटिव मतलब मैथमेटिकल मतलब क्या है, तो करंट इज रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। यानी किसी क्रॉस सेक्शन से, यहां के किसी यूनिट एरिया से कितना चार्ज पर सेकंड फ्लो कर जा रहा है, उसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, करंट। किसी गिवन क्रॉस सेक्शन से, यूनिट एरिया नहीं, गिवन क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज फ्लो कर जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। हालांकि फ्लो को हम इलेक्ट्रॉन फ्लो के उल्टा दिखाते हैं, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के उल्टा दिखाया जाता है। करंट में हम डायरेक्शन की बात करते हैं हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ, लेकिन करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वेक्टर के एडिशन नियम का यह पालन नहीं करती है। इसमें इस बात का तो मतलब है कि कहां से कहां फ्लो कर रहा है, मगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना। करंट इज स्केलर, इसी पे कई बार बात करी गई। और स्केलर क्यों है, क्योंकि डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर कोई क्वांटिटी होने के लिए वेक्टर एडिशन के नियम का पालन करना चाहिए, नहीं करती है। मतलब कहने का कि अगर कहीं से कोई करंट आ रहा है दो जगह से 90 डिग्री पे, तो वो मिलके आई और आई मिलके I√2 नहीं होता है, कितना होता है, 2I होता है ना। 0 डिग्री पे आए तो भी 2I होगा, 90 डिग्री पे आए तो भी आएगा 180 पे, ये वेक्टर के नियम के हिसाब से ऐड नहीं होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब बात आती है कि करंट हमें पता है और तुम्हें चार्ज लाना हो तो बताओ, अच्छा करंट क्या होता है, करंट चार्ज ही तो होता है। चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम होता है, तो टी टाइम में कितना फ्लो कर जाएगा, IT नहीं। तो खैर कोई चीज जब प्रोडक्ट में होती है, पहले तो यार I को अगर Q के टर्म में डिफाइन करना चाहे तो I की डेफिनेशन होगी dQ/dt। क्यों? जैसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कहते हैं तो ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं तो dv/, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है तो क्या हो गया, dQ/dt। I की डेफिनेशन क्या आ गई, dQ/dt। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को ही हम क्या बोल देते हैं, एम्पियर। पहले तो ये समझ में आना चाहिए, ये करंट की डेफिनेशन है। अब करंट क्यों डिफाइन किया गया है पता, अच्छा वेलोसिटी क्यों डिफाइंड होता है कि अगर मुझे 1 सेकंड में बॉडी कितना चली पता हो तो टी टाइम में कितना चली, हम 1 सेकंड में चली v तो टी टाइम में कितना चलेगी, vt। अब 1 सेकंड में चला करंट फ्लो किया I तो टी टाइम में कितना करेगा, है ना। जब जब पर वाली डेफिनेशन फिजिक्स में आती है तब तब मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, तो I है पर यूनिट सेकंड का चार्ज, तो टी टाइम में कितना होगा। ये फॉर्मूला मल्टीप्लाई तब तक है जब तक I कैसा है, कांस्टेंट है। क्या पता यार, वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी तो S बराबर vt होता था, लेकिन वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो जाए तो S बराबर इंटीग्रल ऑफ v dt भी तो होता था। तो यार Q का एक फॉर्मूला इंटीग्रल y dt, ये कब काम करेगा, जब कब यूज करना है, जब देखा जाए तो ये जनरल फॉर्मूला है। क्या जनता समझ गई यार इतनी बातें? ये बातें तुमने नोट कर ली हैं वहां पर, बस इतना करंट की डेफिनेशन और फॉर्मूले लिखना है। कल ये शटडाउन नहीं हुआ था क्या? कल हमने ओपन ही नहीं किया। कल जब मैं क्लास लेके गया था तब सब कुछ ऑन था। हाँ कल नहीं, परसों जब मैं क्लास लेके गया था तो सब कुछ ऑन था। नहीं सर, फिर मैं बाद में आया था सब ऑफ कर दिया। तो ये क्यों दिखा रहा था कि गलत तरीके से बंद किया गया है?
इसमें दिखाता है ना कि इसे इधर से बंद कर दो और शट डाउन ना करो, तभी ऐसा होता है। नोट कर लिया भाई? मैंने यहां एक चीज लिखी है, ये इसका क्या मतलब है कि ये जो कंडक्टर है, बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव करंट को कंडक्टर के थ्रू ही पास करा सकता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होगा वो केवल कंडक्टर के अंदर होगा, कंडक्टर के बाहर नहीं होगा। यानी अगर वायर कभी टेढ़ा मेढ़ा है, जैसे कहते कोई कहते हैं बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, और टेढ़ा मेढ़ा वायर यहां से ऐसे पास कर रहा है, ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को वायर के अलोंग मेंटेन रखेगी। बात समझ रहे? इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस हमेशा वायर के साथ अपने आप को एडजस्ट करेगा, क्योंकि वायर के अलोंग ही चार्ज को पुश या पुल मिलना है, ऐसे समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी वायर के अलोंग जहां टेढ़ा मेढ़ा वायर होगा उसी हिसाब से अपने आप को चलाएंगे। बात क्लियर है? हम लोगों ने यार अभी अभी एक बात करी और उसमें बहुत आइडियलाइज्ड पिक्चर मन में क्रिएट किया है। हमने कहा कि एक वायर में एनोड और कैथोड का कनेक्शन कर दो तो वायर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। यार ये कुछ वैसी बात है कि हम लोग चीजों को इजीली दिखाने के लिए बहुत एक सिंपल मॉडल मन में ला देते हैं, बल्कि जब कभी यूट्यूब या फेसबुक में करंट का एनिमेशन दिखाया जाता है वहां तो इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, और वो भी चलता हुआ, और वो भी सीधी लाइन में। तो इतना आइडियलाइज डिस्कशन ये है नहीं। सही माने में देखा जाए तो क्या ये इस वायर के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? कोई तुमसे अच्छा ये पूछे कि एक कंडक्टर का मैंने एक इतना सा टुकड़ा कट करके निकाला है, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या निगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल होगा। वजह क्या? एक कंडक्टर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने पेरेंट एटम होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी से तो फ्री हुआ है। इसका मतलब कंडक्टर हमेशा कैसा होता है? न्यूट्रल होता है ना? तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं तो पेरेंट एटम कहां गए? और केवल पेरेंट एटम वही वाले थोड़ी होंगे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाला है, ऐसे भी होंगे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला। यानी किसी कंडक्टर के अंदर पेरेंट एटम होते हैं, न्यूट्रल एटम होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या रुके होते हैं क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि वो रेंडम मोशन करते रहते हैं। यानी अगर कोई कहे यार ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है इस समय कोई बैटरी नहीं लगी, तो भी वो इतना तेज रेंडम मोशन पूरे कंडक्टर में करता रहता है कि हद से ज्यादा। मतलब कि बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन के अंदर जो मोशन आता है वो उसके रेंडम मोशन के मुकाबले कुछ भी नहीं होता है। ये बात थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि हमने हमेशा मॉडल क्या देखा है, बैटरी लगाई इलेक्ट्रॉन चलने लगा। तो क्या पहले रुका था क्या? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन पहले बहुत तेज चल रहा था, बैटरी लगी तो हल्का सा अंतर आ गया। हल्का सा मतलब कि उसकी स्पीड के मुकाबले ना के बराबर। अच्छा ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है, 1 घंटे तक मैं देखता रहा, तो उसका इस लेंथ के अलोंग नेट शिफ्टिंग कितना होगा? 0, क्योंकि रैंडम मोशन कर रहा है तो इसके अंदर कोई यूनि डायरेक्शनल फ्लो नहीं है। और एक इलेक्ट्रॉन नहीं यार, अरबों खरबों की संख्या में, एक छोटे से एरिया में अरबों खरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। तो यार अरबों खरबों की संख्या में रैंडम मोशन चल रहे हैं, जैसी बैटरी लगी तो उनमें हल्का सा लेंथ के अलोंग ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाता है। ड्रिफ्ट का मतलब कि सोचो यार, मैं किसी पार्टिकल का रैंडम मोशन भी कर रहा हूं और वो हल्का हल्का अब मूव करना भी शुरू कर दिया है, जिसमें उसका रैंडम मोशन बहुत तेज है और हल्का हल्का मूव करना वो जरा सा है। नहीं समझे? यानी इलेक्ट्रॉन जब तक बैटरी के प्रेजेंस में नहीं थे तब तक रैंडम मोशन कर रहे थे, और जब बैटरी के प्रेजेंस में है तब भी रैंडम मोशन कर रहे हैं, मगर हल्की सी वेलोसिटी उसकी वायर की लंबाई के अलोंग डेवलप हो गई है। किसने डेवलप कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। अब एक इलेक्ट्रॉन में हल्की सी वेलोसिटी आने से कहां से करंट आ गया? तो यार एक इलेक्ट्रॉन में हल्की सी वेलोसिटी आई, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक है क्या? जब खरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉन धीमे भी चलेंगे ना तो उसका फ्लो ऑफ चार्ज बहुत बड़ी वैल्यू रखेगा। मतलब ये कि करंट इलेक्ट्रॉन के मोशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की भीड़ की वजह से होता है। क्या ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? तो यहां कुछ नए नाम इन्वॉल्व हुए हैं, इनको जरा समझे। पहला नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है,
या रैंडम मोशन इग्नोर कर दो, मैं कह रहा हूं रैंडम मोशन करते करते कोई चल रहा है, जरा देखो मैं चल रहा हूं ना, तो ये जो मेरे चलने की वेलोसिटी है वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ है, जिससे इलेक्ट्रॉन दूसरे टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी एक बड़ी सी जनसभा लाल किले से लगा के संसद भवन के लिए कूच कर रही है, तो उसकी नेट वेलोसिटी बहुत कम होगी लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, ऐसी बात है यार। तो वो जो वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर है, पाथ के अलोंग है, उसी वेलोसिटी का नाम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको खास ड्रिफ्ट नाम इसलिए देना पड़ा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर पहले से बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो रखी है, रैंडम वाली, है ना। तो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनता समझ पा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देता है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आती है। क्या जनता समझ पा रही है? ड्रिफ्ट स्पीड वो वेलोसिटी। अच्छा एक और बात, अभी इतना आसान कहा है, क्या इलेक्ट्रॉन जब चल रहा होगा तो उसके रैंडम मोशन जब होते हैं तब भी इलेक्ट्रॉन की लगातार एटम के साथ टक्कर होती होगी, और जब वो चलते हुए रैंडम मोशन कर रहे हैं तब भी उनकी लगातार टक्कर होती होगी। क्या उनका मोशन अगर हल्का सा बदला है तो उनके टक्कर के बीच के टाइम में कोई ज्यादा अंतर लगभग वही रहता है, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? दो टक्कर के बीच के समय को रिलैक्सेशन टाइम। यानी जब वो रैंडम मोशन करते करते चल रहा है तो हर थोड़ी देर में उसकी टक्कर एटम के साथ हो जा रही है, नहीं तो उन दो टक्कर के बीच के एवरेज टाइम का नाम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। अब बात आती है कि एक और नाम है मीन फ्री पाथ, कि दो एटम जब उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती तो एक एटम से टकराने के बाद अगले एटम के लिए वो लगभग कितनी लेंथ वो चलता है अलोंग द वायर, उस लेंथ का नाम क्या रखा गया है? मीन फ्री पाथ। ये सारे नाम, बात क्लियर है? नोट कर लें। नोट कर लिए? एक रिलेशन आने वाला है बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट।
VD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट उसका रिलेशन। ये मैं सीधे लिखने वाला हूं। एक नाम आया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? N से रिप्रेजेंट किया गया है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैंने अभी अभी बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है ना, वो छोटा मोटा नंबर नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट इलेक्ट्रॉन का किसी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में एग्जिस्ट करता है, जिसको हमने N से रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसके अलावा जितने पैरामीटर आए हैं वो हम पहले से जानते हैं। एक किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और I क्या है? फ्लो करने वाला करंट। तो करंट और बाकी पैरामीटर में एक रिलेशन है, मैं सीधे रिलेशन बता रहा हूं, वो रिलेशन हमें याद रखना है, I = NE। सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी वो लेंथ के लॉन्ग मूवमेंट ना करे, तो उसका करंट क्या हो जाएगा? 0। यानी वेलोसिटी से I का लेना देना होना चाहिए। लेकिन I होता है कितने कूलम्ब पर सेकंड मूव कर रहा है, तो उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन का रोल थोड़ी होगा, जितने इलेक्ट्रॉन है तो N का भी जगह होना चाहिए। अब छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया है तो कम इलेक्ट्रॉन एक साथ भागेंगे, बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन भागेंगे, तो N का और एरिया का भी रोल होना चाहिए। अब E का रोल क्यों होना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा चार्ज का होता तो फ्लो भी ज्यादा होता। अब E जो भी कुछ है इलेक्ट्रॉन का वो रखना पड़ेगा, है ना। फिलहाल ऐसे डाइजेस्ट कर लेते हैं और फॉर्मूला याद रखना है। कुछ लोग इसको याद रखते हैं वीना के नाम से, वीना। NEAVD गंदा लगता है, वीना अच्छा लगता है। डन। तो एक नया नाम इन्वॉल्व हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो एक ह्यूज अमाउंट होता है। इसके अलावा बाकी टर्म से हम लोग पहले से फैमिलियर हैं। मुझे बता, एक कम क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर है, एक ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर है। ये ज्यादा का है, ये कम का है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो क्या इस क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन हर सेकंड पास करते होंगे, क्या इस क्रॉस सेक्शन से उतने ही पास करते होंगे, उससे कम या उससे ज्यादा? तो जवाब है, इसका जवाब ढूंढने के लिए तुम्हें ये सोचना चाहिए, मुझे बताओ, ये दो क्रॉस सेक्शन है, इसके बीच में जितने इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं उनकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है क्या? तो मैं बता दूं, ये जो अभी अभी टर्म आया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसको लिख लें, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में रखेगा, है ना। कॉपर का अलग है, चांदी का अलग है, एल्युमिनियम का अलग है। सबसे ज्यादा पता है किसका होता है? चांदी का, उससे कम कॉपर का, और उससे कम एल्युमिनियम का। यानी हर मटेरियल की अपनी खूबी है कि कौन कितने N रखेगा, कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो अब मुझे बताओ, इन दो क्रॉस सेक्शन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, वो बदल सकता है या नहीं? नहीं बदल सकता, ना बढ़ सकता है ना, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी कि जितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है उतना ही रखेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बदलने वाली चीज नहीं है। अब तुम सोच के देखो, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाए और इधर कम आए, तो फिर बीच के इलेक्ट्रॉन का घाटा होने लगेगा। इसका सीधा मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जितने यहां चल रहे होंगे उतने यहां भी चल रहे होंगे, सब मिला के, चाहे एरिया छोटा हो चाहे बड़ा हो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, यानी कुल मिला के हमारी सभा लाल किला से संसद भवन की तरफ जा रही है, बीच में तंग गली आ गई, तो क्या पता बड़े एरिया से, बड़ी गली से चलने वाले लोग और पतली गली से चलने वाले लोग अलग अलग होंगे या सेम होंगे?
वरना उतनी जगह पे लोग एक्स्ट्रा भरने लगेंगे, कंजेशन शुरू हो जाएगा। यहां कंजेशन का कोई स्कोप है ही नहीं है, वहां भी कंजेशन का कोई स्कोप नहीं है। क्या बताओ, जितने ट्रैफिक यहां से एंटर करता है उतना ही तो वहां से निकल पाएगा। बीच में गाड़ियों की जगह फिक्स है, तो अगर 10 गाड़ी यहां अंदर आएंगी तो उतनी जगह पे तो 10 गाड़ियों को आगे निकलना पड़ेगा, तभी तो जगह बनेगी उसके लिए। अगर पैक्ड मामला होता है, पैक्ड मामला, तो जितना एक तरफ से एंटर करता है उतना ही आगे से। तुम पानी वाला एग्जांपल सोच सकते हैं, सोचो यहां पानी फ्लो कर रहा है, इतने रीजन पे जितना पानी है क्या वो कम ज्यादा हो सकता है? तो जितना पानी यहां से एंटर करेगा उतना यहां से, बस ऐसे समझ लो, ना पानी कम ज्यादा हो सकता है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ज्यादा हो सकती। तो कुल मिला के करंट यहां और यहां सेम है। फिर भी किसी के मन में एक भाव आ रहा होगा कि अगर सर यहां का यूनिट एरिया छोटा सा ले ले और यहां का छोटा सा एरिया सैंपल ले ले, सेम एरिया का सैंपल यहां ले ले, सेम एरिया का यहां, तो बता यार कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कहां ज्यादा करंट होगा? इसके यूनिट एरिया का करंट और इसके यूनिट एरिया का करंट क्या बराबर होगा या अलग होगा? अब क्वेश्चन बदल गया, इसके पूरे एरिया का करंट और इसके पूरे एरिया का करंट सेम होगा, लेकिन इसका यूनिट एरिया ज्यादा डेंस होगा कम होगा। तो इसके लिए जो भाव मन में सबके आया है उसको एक नाम दिया गया है, क्या? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है? करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी पूरे एरिया में जो करंट है वो अलग चीज हो गई, पर यूनिट एरिया में जो करंट है वो अलग चीज हो गई यार, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो क्या यहां और यहां करंट डेंसिटी भी सेम है? करंट सेम है, जहां कम एरिया है वहां करंट डेंसिटी ज्यादा होगी और जहां ज्यादा एरिया है वहां करंट डेंसिटी कम होगी। क्या जनता समझ पा रही है जे कैसे डिफाइन किया है? क्या जे बात समझ में आई सबको? ठीक। नोट कर लिया भाई?
करंट डेंसिटी तक की बात सबको क्लियर हो गई है? अच्छा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? जे की डेफिनेशन है आई बाई ए क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? किसी ट्यूब को अगर ऐसे परपेंडिकुलर कट करते हैं तो जो एरिया आता है उसको क्या बोलते हैं? क्या ये और ये में ये क्रॉस सेक्शन एरिया है? ये क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है। कौन सा है? ये है। तो आई हमें पता हो, उसमें ये वाला एरिया डिवाइड कर दो तो क्या आ जाता है? करंट पर यूनिट नहीं। मुझे बताओ, अगर मुझे जे पता करना है तो आई बाई ए करना है, आई पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो ए कौन सा चलेगा, क्रॉस वाला या कोई और? क्रॉस वाला। लेकिन अगर कोई किसी ने ये वाला एरिया वहां लिखने की कोशिश की तो सही आंसर आएगा आई का? सोचो, तुमने जब जे डिफाइन किया था तो आई डिवाइड बाई ये एरिया किया था, और तुम उस जे की मदद से ये वाला एरिया मल्टीप्लाई कर दो तो करंट ज्यादा आने लगेगा या कम? ज्यादा आएगा, क्योंकि ये एरिया तो उससे ज्यादा है, सही करंट नहीं आएगा। हमें कायदे से इस एरिया का एक कंपोनेंट बनाना चाहिए। चलो, मैंने यार इस एरिया को वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन किया, और जे भी यहां एक वेक्टर क्वांटिटी है। जे की डायरेक्शन उस जगह पे फ्लो करने वाले करंट से रिलेटेड होती है। यानी अगर इस जगह जे करंट का डायरेक्शन राइट है तो जे का वेक्टर भी यही है। क्या यहां जे का वेक्टर और इसके एरिया वेक्टर एक ही लाइन में है, अलग अलग है? इसका एरिया वेक्टर और जे वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है थीटा? नहीं। तो बता, जब एंगल नहीं है तब तक जे करना ठीक है, लेकिन जब एंगल आ गया तब जे करना ठीक? मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर रहा हूं, आई बराबर जे ए कॉस थीटा। इसको मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, और अब मैं कह रहा हूं ये एरिया क्रॉस सेक्शन हो या ना हो तो भी काम करेगा। ए अब जनरल एरिया है, कोई भी ले लो, चाहे ये लेना हो ये ले लो, ये लेना हो ये ले लो। अब ये फॉर्मूला हर बार सही काम करेगा। बताओ, अच्छा इस एरिया में जे के बीच में एंगल कितना है और इसमें थीटा थीटा है, या अगर ऐसा कोई कर दे तो जे के बीच में और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ जाएगा? अब मुझे बताओ, 0 डिग्री करोगे तो आई अपने आप क्या बन जाएगा? जे। थीटा करोगे तो आई क्या बन जाएगा? 90 करोगे तो आई क्या बन जाएगा? जे कॉस 90। मतलब क्या ये जस्टिफाइड है कि नहीं? इस एरिया से करंट पास कर रहा है इतना, इस एरिया से करंट पास कर रहा है जे कॉस थीटा, नहीं, और इस एरिया से करंट पास ही नहीं करेगा क्योंकि वो टच करता हुआ निकल जाएगा उसके थ्रू। क्या जस्टिफाइड फॉर्मूला है कि नहीं? यानी यार मैंने यहां से एक क्रॉस लिखना बंद कर दिया है, अब आई बराबर जे ए कॉस थीटा बन गया, एक क्रॉस सेक्शन हो अथवा ना हो। क्या जनता समझ गई? यहां क्या थीटा जे वेक्टर और ए के बीच का एंगल है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड ए वेक्टर। फिजिक्स में यार जब जब हम ऐसी कोई डेफिनेशन देखते हैं जो ए बी कॉस थीटा टाइप की होती है और वेक्टर क्वांटिटी से बनी होती है, तो उसको हम और कैसे डिफाइन करते हैं? ये बात हमें कुछ नए अलग से याद रखने की जरूरत नहीं। क्या ऐसा वर्कडन में हो चुका है? एफ एस कॉस थीटा को एफ डॉट एस लिखते थे। ऐसा फ्लक्स वाले टॉपिक में हो चुका है, ई ए कॉस थीटा को ई डॉट नहीं, बल्कि यही नहीं और भी। क्या बता यार, वर्कडन की डेफिनेशन इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस भी तो होती थी, तो इनकी भी बन सकती है। ले देख यार, मेन फॉर्मूला यही था, बाकी अब मैथमेटिकल वर्जन है। क्या मैथमेटिकल वर्जन? साइलेंट कर लिया करो क्लास में आने से पहले। क्या मैथमेटिकल वर्जन है? या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या तो इंटीग्रेशन भी हो सकता है। क्या बात क्लियर है? इतनी बातें नोट करें, और इसके 4 फॉर्मूले में अब ये भी आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ जी ए डी ए कॉस थीटा कब लगेगा? जब जे वेरिएबल हो जाएगा। और मोस्ट जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? जे डॉट डी ए। ये मोस्ट जनरल फॉर्म है, इससे सब एक्सप्लेन हो सकते हैं, इसलिए इसको मोस्ट जनरल। हालांकि
जब तुम्हें लगाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं तो कह रहा हूं सबसे आसान वाला यही लगाना पड़ेगा। नोट कर लिया भाई? तो करंट डेंसिटी और करंट के ये रिलेशन के 4 फॉर्मूले हैं। तो यार ओम नाम के साइंटिस्ट ने एक वेरिएबल वोल्टेज लेके इसके फ्लो करने वाला करंट, किसी आर रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करने वाले करंट का एक ग्राफ ड्रॉ किया। उसने देखा यार कि जैसे जैसे वो बैटरी का वोल्टेज बदल रहा था वैसे वैसे सर्किट में करंट चेंज हो रहा था और V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, है ना। ये डिस्कशन गिवन रजिस्टर के लिए था जिसका लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन सब कुछ फिक्स था, ठीक है। ये मेटेलिक रजिस्टर है, मेटेलिक रजिस्टर के लिए फॉर्मूला काम करता है, यानी ये फॉर्मूला मेटेलिक रजिस्टर के लिए काम कर रहा था। और रजिस्टर का मतलब तुम अभी फिलहाल ये कह सकते हो कि यार वो भी एक कंडक्टर है जो एक बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है। रजिस्टर इंसुलेटर नहीं होता है, रजिस्टर भी कंडक्टर होता है जिसमें कुछ अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ खराब होते हैं। तो बस ये अच्छा कंडक्टर नहीं है। देखा जाए तो इस बैटरी के अगल बगल एक और भी तो कंडक्टर लगा है, इसकी हम चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये रिलेटिवली गुड कंडक्टर है। ये कुछ ऐसी बात है कि यार सोचो कि एक हाईवे के बीच में एक तंग गली है, तो ट्रैफिक कौन तय करने वाला है? पूरे पूरे हाईवे के बीच में एक तंग गली है, तो उस हाईवे का ट्रैफिक एक्चुअली वो तंग गली करने वाली है। क्यों भाई? तंग गली से जितना ट्रैफिक निकलेगा उतना ही तो पार होगा, हाईवे चाहे जितना बड़ा बना रहे। तो यार ये जो मैंने बगल में सीधा सीधा वायर दिखाया है वो हाईवे है और रजिस्टर एक तंग गली है जहां से चार्ज का फ्लो करना मुश्किल है।
तो जो इससे फ्लो करने वाला ट्रैफिक है वो कौन डिसाइड करेगा? बगल वाला लो रेजिस्टेंस वायर या हाई रेजिस्टेंस वायर? हाई रेजिस्टेंस। इसीलिए हम लो रेजिस्टेंस वायर की कोई चर्चा नहीं करते हैं। क्या जनता समझ पा रही है यार? ये लो रेजिस्टेंस वायर है रिलेटिवली, और ये रिलेटिवली हाई रेजिस्टेंस वायर है, तो बस ट्रैफिक कौन तय करेगा? हाई रेजिस्टेंस वायर। इसीलिए करंट में केवल उसी की चर्चा होती है। क्या जनता समझ पा रही है यार? तो V किसके प्रोपोर्शनल है? I के। और इक्वालिटी लाने के लिए यहां पे एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम हमने क्या दिया है? R। तो V बराबर क्या बन गया? IR। और R को कोई फील करना चाहे तो ये फॉर्मूला ऐसे लिख दे। IR का मतलब क्या है? टू गेट द सेम करंट, ध्यान दें, टू गेट द सेम करंट जिसके लिए ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़े वो ज्यादा रजिस्टर है। टू गेट द सेम करंट जिसके लिए ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़े उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। यानी वही करंट पाने के लिए एक वायर को बैटरी लगाते हो तो कम करंट फ्लो करता है, कम वोल्टेज लगता है, और एक में ज्यादा वोल्टेज लगता है। या ऐसे सोच सकते हो कि एक ही बैटरी हम दो कंडक्टर पे लगाएं तो जिसका करंट कम होगा उसका आर, जिसका करंट कम रुकावट ज्यादा, रेजिस्टेंस रुकावट को डिनोट करता है। क्या जनता समझ पा रही? क्या आर डायनेमिक टर्म है या फिक्स टर्म है? गिवन रजिस्टर के लिए फॉर गिवन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, फॉर गिवन लेंथ एंड एरिया, ऑब्वियसली यार साइज की भी बात हम कर सकते हैं। आर इज फिक्स्ड, यानी आर एक डायनेमिक टर्म नहीं है, आर एक फिक्स टर्म है। इस फॉर्मूले में डायनेमिक टर्म कौन कौन है? वी और आई। आर उस गिवन वायर का फिक्स होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यानी फॉर्मूले वी और आई पे डिपेंड करते हैं, और कल को कोई कहते बताओ आर वी पे डिपेंड करता है, आई पे डिपेंड करता है, तुम कहोगे हाँ सर फॉर्मूले में तो दिख रहा है। फॉर्मूले में दिखने से फिजिक्स एक इंफॉर्मेशन भी है और मैथ्स भी है। तो इसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले यह है कि आर फिक्स है तो वी आई के प्रोपोर्शनल है। कोई कल को यह क्लेम ना करने लगे सर आर बराबर वी वाई होता है तो आर वी पे डिपेंड नहीं करता, बोलो आर वी पे डिपेंड, यह जानकारी हमें पहले ही होना चाहिए। फॉर्मूला होने से किसी चीज का डिपेंडेंस नहीं बन जाता है। अब ऐसे तो हर कांस्टेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे कोई कहते हैं सर ग्रेविटेशन कांस्टेंट है कैपिटल जी, उसका फॉर्मूला बनाते हैं, बन जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2, नहीं बन जाएगा एफ आर स्क्वायर। तो क्या सर जी एफ पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। फॉर्मूला बनने से थोड़ी, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या जनता समझ रही है यार? इस तरह के भाव अक्सर पनपते हैं। क्या एक्सपायरी आ गई क्या क्लासरूम की? क्योंकि बच्चे भी कम है और लाइट भी कह रही कि क्या अभी सब लोगों का पढ़ा है क्या? आगे वाला तुम्हारे साथ दो लड़कियां आती हैं, उनका पढ़ा है? माय गॉड, कितने बयाने ले रखे हैं तुम लोगों ने। अच्छा, वो जो आती हैं उनका पढ़ा है शायद, उन्होंने प्रांजल के साथ पढ़ रखा था। नहीं पढ़ा है? फिर एक तो वीडियो लोड कराना बंद कराना पड़ेगा। लोगों के दिमाग में बस ये रहता है कि वीडियो से पढ़ लेंगे और पढ़ता कभी नहीं है। हाँ, नहीं आ सकता मोटिवेशन भाई। पढ़ाई कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है जो तुम्हें करने का मन करता है। अगेंस्ट द नेचर जाना पड़ता है, और अगेंस्ट द नेचर वीडियो कौन देखना चाहता है? उसके बगल में रील चल रही है तो रील देखना चाहोगे या लेक्चर देखना चाहोगे? भाई यहां पे ये अलाउड नहीं होता है, वरना तो तुम यहां भी लेक्चर बंद करके रील देखो, मगर ये कोई अलाउड नहीं करता है। और तुम भी अंदर से बना चुके हो कि नहीं कि सर हैं, सर बुरा मान जाएंगे, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, वरना तुम लोग तो यहां भी शुरू हो जाओ। वो कौन लेक्चर पढ़ना चाहता है दुनिया में? तो फिर भी तुम लोग सोच लेते हो कि नहीं वो लेक्चर पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ोगे यार, मुझे पता है। तो यार ओम्स लॉ का एक वर्जन ये है, इसको मैं बोल रहा हूं मैक्रोस्कोपिक वर्जन। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मतलब है गिवन रजिस्टर के लिए बाहर बाहर हमें वोल्टेज पता है और करंट दिख रहा है, तो V और I का ये रिलेशन है। अभी हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ माइक्रोस्कोपिक।
ओम्स लॉ माइक्रोस्कोपिक, इसी फॉर्मूले का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। यानी ओम्स लॉ को एक और तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं, शायद ओम ने तो ऐसे नहीं किया होगा, लोग ओम्स लॉ को ये भी एक वर्जन दिखाते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर जाके बैठ जाओ, यहां तुम जो है एकदम सूक्ष्म रूप रख के बैठ जाओ, तो तुम्हें यार ना पता चलेगा कि बैटरी का एरिया, इस वायर का, इस रजिस्टर का, ये रजिस्टर है, इस वायर के अंदर, रजिस्टर के अंदर तुम इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब देखोगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तुम्हें नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आई है, बाहर से तुम्हें पता है कि बैटरी लगने से क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अंदर तुम्हें बस ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो करंट फ्लो किया, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो करंट फ्लो किया। लेकिन यार तुम तो सूक्ष्म रूप में बैठे हो, तुम्हें पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया भी नहीं दिख रहा है, तो तुम करंट की बात नहीं करोगे, पता है क्या बात करोगे, इस जगह के करंट डेंसिटी की बात करोगे, इस जगह की और इस जगह की करंट डेंसिटी की बात करोगे। तो यार करंट डेंसिटी कब डेवलप होगा, जब यहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्या बता रहे, यहां का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यहां मेजर करने का पैरामीटर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब जब आएगा तब तक करंट डेंसिटी आएगी। तुम कहोगे सर करंट डेंसिटी तो करंट भी तो आएगा, लेकिन मैं माइक्रोस्कोपिक किसी पॉइंट पे बैठा हूं तो वहां पे यूनिट एरिया तो देख सकता हूं, पूरा एरिया। तो मैं कह रहा हूं यार जे का रिलेशन ई के साथ उसी तरह का है जैसे वी का रिलेशन आई के साथ है, बल्कि इसको उल्टा मैं लिखना चाह रहा हूं, ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या, जे। जिस तरीके से यार v इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है, उसी तरह से j इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, j होता है। E इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, j। लेकिन क्या ये डिस्कशन किसी गिवन साइज और शेप के वायर के लिए चल रहा है, नहीं, ये डिस्कशन वायर के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे E और J के बीच में देखा जा रहा है। हमें पता ही नहीं कि कितना बड़ा एरिया, कितना बड़ा लेंथ है, और ये रिलेशन हर बार ट्रू होता है, चाहे लेंथ बदल दो चाहे एरिया बदल दो। यानी ये रिलेशन साइज और शेप या गिवन कंडक्टर पे डिपेंड। इक्वालिटी लाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाने वाले हैं जो आर नहीं है इस बार, इसका नाम हमने रो रखा है। रो क्या है यहां पर, रेजिस्टिविटी, जो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। जब हर साइज शेप के वायर के लिए ये रिलेशन ट्रू होता है तो इसका मतलब कि जो ये कांस्टेंट आया है वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। यानी यार E बराबर रोजे वैसा ही फॉर्मूला है जैसे V बराबर IR, बल्कि इस फॉर्मूले से उस फॉर्मूले को दिखाया जा सकता है, उस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को भी। कैसे, मुझे बताओ, अगर L लेंथ के कंडक्टर में V का वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट किया गया है तो बता यार V और E कैसे रिलेटेड होगा, E बराबर V बाई, क्या V बराबर E इंटू डी तुमने पढ़ा है कि नहीं, तो मैं यार E को लिखने वाला हूं V बाई L। फिर बताओ J क्या पढ़ा है हमने, I बाई A क्रॉस पढ़ा है कि नहीं, तो V बराबर बन गया रो L बाई A इंटू आई। तो क्या यही रिलेशन तो वो भी था। तो एक और चीज नजर आ गई, क्या V बराबर आर आई होता है, इसका मतलब R का I के साथ क्या रिलेशन बन गया, R बराबर क्या बन गया, रो L बाई। अच्छा यार R बराबर रो L बाई ए लिखना ज्यादा सही है या रो बराबर आर ए बाई एल, कि रो बराबर आर ए बाई एल क्या सही है। तो यार ऐसे बताओ, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन यह है कि रो फिक्स है, वो साइज और शेप पे डिपेंड, तो साइज और शेप पे कौन डिपेंड करता है, आर। अगर उस कंडक्टर का लेंथ या एरिया बदलते थे तो ओम्स लॉ इन्फ्लुएंस होता था, उसका आर बदलता था। लेकिन रो मटेरियल की प्रॉपर्टी, ये साइज और शेप पे डिपेंड, तो ये रिलेशन लिखना ज्यादा लॉजिकल है या नीचे वाला, क्योंकि आर रो पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया पे। रो इन पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है। क्या जनता समझ पा रही है, इस लुक में लिखना ज्यादा लॉजिकल है, आर बराबर रो एल बाई, यानी यार रो और आर में थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, आर और रो की फीलिंग एक ही जैसी लगभग, बट आर लेंथ और एरिया यानी साइज शेप पे डिपेंड करता है, रो साइज शेप पे डिपेंड नहीं करता है। यानी यार रो में लेंथ और एरिया भी शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, आर, वो रेजिस्टेंस है और इसका नाम रजिस्टी
विटी रखा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? अब इन दो नाम के साथ साथ इनके उल्टे नाम भी दिए गए हैं। रेजिस्टेंस का उल्टा, उसका इनवर्स का नाम रख दिया है कंडक्टेंस। भाई जहां रुकावट ज्यादा है, आर बड़ा होगा, वहां कंडक्टेंस कम होगा। रो के उल्टे का नाम क्या दिया है? सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या है? कंडक्टिविटी। जहां रो ज्यादा होगा वहां की कंडक्टिविटी कम होगी, उल्टा। इन दोनों के इनवर्स नाम रखे गए हैं, ठीक है। तो भी चार नाम आ गए हैं। आर, आर का उल्टा, रो, रो का उल्टा। आर मटेरियल पे डिपेंड करता है, शेप साइज पे डिपेंड करता है? नहीं। आर किस पे डिपेंड करता है? शेप साइज और मटेरियल पे। बट रो इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये तो बनी बात है। हाँ, अच्छा लाइट जल गई है, अगले साल भी पढ़ाएंगे। हाँ, गिवन लेंथ और एरिया के लिए आर फिक्स है। तो आर का लेंथ और एरिया जब तक नहीं बदलेंगे तब तक आर, और लेंथ बदल दिया तो, यानी आर लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंट है। गिवन लेंथ और वायर के लिए, गिवन लेंथ ऑफ वायर के लिए आर फिक्स है। इफ एल और ए चेंज होगा, इफ एल कॉमा ए चेंजेस, दिस इंप्लाइज आर चेंजेस। तो यही तो मैं समझा रहा हूं कि आर का फॉर्मूला रो एल बाई है, एल और ए बदलेगा तो आर बदलेगा, और मटेरियल बदलेगा तब तो आर पक्का बदलेगा। नोट कर लिया भाई? देखो, जब ओम्स ने बताया था तब तक ओम का नियम लॉ था, लेकिन अब हम लोग बहुत माइक्रोस्कोपिक पे चीजें जानने लगे हैं, बहुत सारी नई चीजें डिफाइंड हो गई हैं। तो ओम्स लॉ, लॉ नहीं रह गया है, प्रिंसिपल रह गया है। लॉ और प्रिंसिपल में अंतर है कि लॉ वो है जिसका कोई कारण पता ना हो, प्रिंसिपल वो है जिसका कारण पता होता है। तो आर का अब कारण हमें पता चल चुका है। आर का प्रॉपर डेरिवेशन स्टेप्स है जिसको करके आर का फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है, और वो फॉर्मूला मैं सीधे बताने वाला हूं। किसी कंडक्टर के लिए आर का फॉर्मूला क्या आने वाला है वो मैं सीधे बताने वाला हूं, इस पे ना ध्यान दें। ये आंसर आया है, ये क्या आया है? ये आया है। अच्छा मुझे बताओ, इतनी चीज में मैं बता देता हूं, इतनी चीज में क्या जो कुछ भी है, m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। क्या ये पैरामीटर कोई बदल ही नहीं सकता? ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल सकता, ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। n मटेरियल की प्रॉपर्टी है और टाउ भी, रिलैक्सेशन टाइम भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है।
तो इतनी चीजें तो कम से कम कोई नहीं बदल सकता। क्या बदल सकता है? लेंथ और। तो क्या मैं कह सकता हूं इस फॉर्मूले में ये जो चीज आई है यही रजिस्टिविटी है? नहीं। और बगल में क्या है? L बाई ए। तो क्या R के फॉर्मूले का डिपेंडेंस L एरिया और इन चीजों से है? उन चीजों का नाम हमने क्या रख दिया है? रजिस्टिविटी। और रो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्यों है? अब तुम्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि ना कोई मास बदल सकता है ना ये बदल सकता है। ये तो मटेरियल का नहीं, यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन एन और टाउ मटेरियल डिपेंडेंट है। मटेरियल का कोई टेम्परेचर बदले तो एन टाउ इन्फ्लुएंस हो सकता है। मटेरियल बदले या मटेरियल का टेम्परेचर बदले तो एन और टाउ इन्फ्लुएंस हो सकता है। खैर, तो यार रो का फॉर्मूला क्या बन गया फिर? अरे इससे मत बनाओ, यहां देखो जरा, m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। ये ओम्स लॉ के प्रूफ से निकलता है, हमें ये याद रखना है। ठीक है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर, और टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। क्या इतनी बातें क्लियर है? कह रहे हैं ऑनलाइन रिपोर्ट समझ में आ नहीं रहा है तो वहां पे पर्चा लेके चले जाओ। हाँ। तो अगर वहां से रिपोर्ट मिल जाए तो हमको फोन करना, तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा। ठीक, वो पर्चा ले लेना। नोट कर लिया भाई? मुझे बताओ, टेम्परेचर अगर बदल दिया जाए तो किन पैरामीटर में फर्क पड़ता होगा? एन और टाउ पे। टेम्परेचर ऐसी चीज है जिसका लगभग हर पैरामीटर पे फर्क पड़ता ही है, कुछ यूनिवर्सल चीजों को छोड़ के। जैसे यार टेम्परेचर पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदल सकता, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदल सकता, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं उनकी अवेलेबिलिटी क्या लगता है, बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फोटोनिक एनर्जी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होता है तो फोटोन की एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी कम होती है। तो किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाना मतलब फोटोन की अवेलेबिलिटी बढ़ाना, फोटोन की अवेलेबिलिटी बढ़ाना मतलब इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांस को। इतना तो सबको समझ में आना चाहिए कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। लेकिन एक बात है कि कंडक्टर, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर में, मैं दो चीजों की बात करने वाला हूं, मेटेलिक कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में ऑलरेडी उसके 50-60% इलेक्ट्रॉन निकल के रखे हैं, तो अब 60% में थोड़ा 5-10% और बढ़ जाएंगे। यानी क्या किसी चीज के अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन है तो 1010 हो गए, 1050 हो गए, ऐसा मतलब एन में मामूली सा फर्क पड़ता होगा, और रिलैक्सेशन टाइम में भी मामूली सा फर्क पड़ता होगा।
भाई अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम हल्का सा घट जाएगा। मान लिया 0.8 हो गया है, बहुत एग्जैक्ट डेटा नहीं, मैं अंदाजा दे रहा हूं, और n बढ़ के पहले से 1.1 n हो गया है। 1.1 n मतलब कुछ 110% हो गया है। तो बता ओवरऑल n टाउ की वैल्यू पहले कितनी थी, n टाउ थी, और नई वाली कितनी हो गई है, या नया वाला n टाउ 0.88 n टाउ हो गया। तो क्या ये बढ़ गया या घट गया? घट गया। किस में? मेटेलिक कंडक्टर में। अब यही डिस्कशन मैं करने वाला हूं सेमीकंडक्टर में, ठीक है। मुझे बता सेमीकंडक्टर जिसके अंदर हजारों में से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, हजारों में से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो हजारों में हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। पहले एक था, अभी तो उसमें ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन निकले नहीं है, तो टेम्परेचर के लिए वो ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा। कौन? क्या जनता समझ पा रही है? तो सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन में मान लिया 500 गुने का फायदा हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पे, और टाउ घट गया। टाउ तो घटेगा ही दोनों में रिलैक्सेशन टाइम, लेकिन ओवरऑल एन टाउ की वैल्यू बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी एन टाउ की वैल्यू बढ़ेगी। मुझे बताओ एन टाउ की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी घटेगी। यहां बढ़ी है और यहां एन टाउ की वैल्यू, तो आर, यानी यार कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर के लिए बात कर रहा हूं, मेटेलिक कंडक्टर का आर बुरा आर हो जाता है। भाई आर बढ़ना बुरा है ना, यानी रजिस्टर बुरा रजिस्टर हो जाता है, और सेमीकंडक्टर का रजिस्टर अच्छा रजिस्टर, यानी वो कंडक्टर बनने लगता है। बात सुना? यानी टेम्परेचर बढ़ाना सबके लिए फायदेमंद नहीं है। क्या जनता समझ पा रही है? जो पहले से कंडक्टर है वो बुरा कंडक्टर बनने लगेगा, और जो पहले से बहुत कम कंडक्टर है, तो दोनों के लिए टेम्परेचर बिहेवियर अलग अलग है। ये टेम्परेचर का जो बिहेवियर है, अगर कोई रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ ड्रॉ करे, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये कुछ ग्राफ स्टैंडर्ड ग्राफ हैं जिनके मैंने फॉर्मूला दिखाए हैं। ये कॉपर का है, ये नाइक्रोम का है। नाइक्रोम एक अकेला मटेरियल है जिसका रेजिस्टिविटी एज टेम्परेचर कैसा ग्राफ होता है, लीनियर। और ये किसका है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी घट रही है। लीनियर रिलेशन केवल किसका है, ये दोनों मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, और ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो क्या इसमें कोई लीनियर रिलेशन काम? लेकिन छोटे मोटे टेम्परेचर के लिए यहां भी और यहां भी, क्या इस ग्राफ को लाइन माना जा सकता है कि नहीं? तो छोटे मोटे टेम्परेचर चेंज के लिए डेल्टा आर को लीनियर मान लिया जाता है, और उसका फॉर्मूला लिख दिया जाता है अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, या रो का भी इसी तरह से लिखा है, डेल्टा रो बराबर क्या, रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला जैसे थर्मल एक्सपांशन में लंबाई चेंज एरिया चेंज का होता था। ये डेल्टा आर का है, तो आर फाइनल का क्या बन जाएगा, रो नॉट 1 प्लस। लेकिन मुझे बताओ इनमें अल्फा कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि रो फाइनल बढ़ने वाला है, और इसमें अल्फा कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि रो घटने वाला है। क्या जनता समझ पा रही है? तो ये ग्राफ बाद में नोट कर लेना, यहां पहले नोट कर ले। अल्फा पॉजिटिव किसके लिए, कंडक्टर के लिए, नेगेटिव किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। इतनी बातें पहले यहां नोट कर ले।
नोट कर लिया। ये ग्राफ, 3 ग्राफ नोट कर लें, क्योंकि एक ग्राफ एक बार पूछा जा चुका है कॉपर वाला, नाइक्रोम वाला कभी सीधे सीधे पूछा जा सकता है, तो ये पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर नाइक्रोम का भी पूछा जा सकता है, अभी कॉपर वाला हाल ही में साल 2 साल पहले पूछा गया है। नोट कर लिया है। तो अभी जितने फॉर्मूले मैंने यहां बताए हैं, सबसे पहले मैंने करंट की डेफिनेशन बताई, क्या थी जल्दी बताएं। I बराबर था dq बाई, और एक बार I पता हो तो Q बराबर क्या था, या इंटीग्रल ऑफ I dt। इसके बाद फिर मैंने एक रिलेशन बताया, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, वीना वाला फॉर्मूला। इसके बाद हम लोगों ने J बराबर I बाई ए क्रॉस सेक्शन ऐसे डिफाइन किया, और यहां से एक फॉर्मूला बनाया J। इसके और भी मल्टीपल लुक हो सकते हैं, जरूरत पड़ती नहीं है। J एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा हम लोगों ने R बराबर रो एल बाई ए बनाया, जिसमें रो का फॉर्मूला होता है m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। बस इतनी बात करी है। फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करी है। तो जो फॉर्मूले, अब इसके अलावा ओम्स लॉ का फॉर्मूला V बराबर आई आर या E बराबर रो जे, इतने फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, और इसी पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें लगभग सब कुछ कवर हो रहा है। ठीक है, ये पैरामीटर्स दिए हैं, न्यूमेरिकल है ये पूरा, शुरू से आखिरी तक सब कुछ यूज होने वाला है इसमें।
क्या दिया है खुद से समझना है पहले, तो उसके बाद एक एक चीज पूछी गई है। रेजिस्टिविटी हमने रो से रिप्रेजेंट किया है, तो डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि हम लोग डेंसिटी को भी रो से रिप्रेजेंट करते आए हैं, तो कंफ्यूजन ना हो। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल अलग चीज है, रेजिस्टिविटी अलग चीज है। पहला क्वेश्चन पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। क्या करना है भाई लोग? आर बराबर क्या? आर बराबर, तो रो दिया है क्या? कितना दिया है? L 2 और एरिया पाई आर स्क्वायर। कितने लोगों ने रख दिया है? बस रखना ही था। सॉल्व करके आंसर आ रहा है लगभग 2.45, लगभग 0.25। चलो यार, पहला सॉल्यूशन हो गया यार। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जनता करेगी। क्या लगाने वाले हो यार दूसरा क्वेश्चन? एक एक क्वेश्चन नोट करो और सॉल्व करते जाओ। बी बराबर करंट थ्रू द वायर पूछा है। तो अगर किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस 0.25 ओम है और उसके अक्रॉस बैटरी लगाई गई है 12 वोल्ट की, तो करंट कितना जाएगा इसके थ्रू? कितना? 12/0.25, यानी ये कितना आ गया? लगभग 48 एम्पियर। कितने लोग आ गया? अगला क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, ये थोड़ा करना, ये एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये समझ पाओगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि एन बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताना है यहां पे, स्मॉल एन। अच्छा, अभी थर्ड करंट डेंसिटी है, ओके, फोर्थ है एन। करंट डेंसिटी क्या हो गया यार? जे आई बाई ए, तो हो गया यार। आई कितना है? 48, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। खैर, ये सॉल्व करके क्या आ रहा है मैं लिख देता हूं लगभग। ठीक, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दें, यही बड़ा क्वेश्चन है। हम्म, तो यार स्मॉल एन कैसे निकालेगा? क्वेश्चन में कहा गया है कि जितने एटम है उसका 50% फ्री इलेक्ट्रॉन देता है। तो एन होता क्या है? एन होता है कितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमें ये निकालना हो कितने मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोल होता है W बाई मोलर मास, लेकिन हमें मोल नहीं निकालना, मोल पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। तो क्या हमें W पर यूनिट वॉल्यूम पता हो? डिवाइड बाय मास कर दे तो नहीं बन जाएगा। और W पर यूनिट वॉल्यूम पता है क्या होता है? डेंसिटी, वो दिया ही है। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 4 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, हम मोलर मास भी ग्राम में रख देते हैं 60, तो ये कितना आ गया 1/15 मोल। देखो यार ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में चल जाएगा, और ये आंसर अभी आया है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मोल का आंसर आया है, लेकिन हमें तो अगर एटम का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से, यानी 1/15 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये पता है क्या दे देगा, मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें पता है यार 50% एटम ने मात्र, मॉलिक्यूल या एटम कह सकते हैं, इतने एटम पर मीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या इसका 50% ही तो इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इसका भी अभी हमें क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और इसके साथ एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके हाफ से और मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या जनता समझ पा रही है, इतने इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। ये स्मॉल एन का आंसर अभी पर सेंटीमीटर क्यूब में आया है, अगर पर मीटर क्यूब में निकालना हो तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, या 1/10 की पावर 1/10 की पावर -6 से डिवाइड करेंगे, तो वो 10⁻⁶ ऊपर आ जाएगा। ये n सॉल्व होके क्या आ रहा है, मैं n का आंसर बताने वाला हूं, ये आने वाला है W बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो ये हो गया मोल, ये हो गया एटम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, और 50% कर दिया तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, फिर उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो आ गया इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इतना आ गया। और पर मीटर क्यूब निकालना था तो उसमें 10⁻⁶ से और मल्टीप्लाई कर दिया। ये स्टेप सबको समझ में आना चाहिए। अब आगे की कहानी फिर से आसान है, स्मॉल एन आने के बाद, स्मॉल एन आने के बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये फिर कनेक्ट कर सकते हैं। डन। अगला क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लगाने वाले हो, नहीं तो Vd बराबर क्या हो गया, I/NEA, सब कुछ पता है कि नहीं, तो सब कुछ रख देते हैं, मैं बस रखने तक मिला लो कि सही रखा है यूनिट के साथ कि नहीं रखा है। देखो ये इतना, तो Vd का आंसर सॉल्व करके आ रहा है, ये बहुत कम आ रहा है, ये पता है कितना आया है, 4.8 mm पर सेकेंड, बहुत छोटा आंसर आया है 4.8 mm पर सेकेंड, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत स्लो होता है। ये बहुत प्रैक्टिकल डेटा दिया गया है समझाने के लिए, कुछ सॉल्विंग में गलती करी होगी। 5वां नंबर हो गया यार, क्वेश्चन नंबर 6, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू रीच वन टर्मिनल टू अनदर। सोचो यहां से लेके यहां तक रजिस्टर लगा हुआ है, यहां एक टर्मिनल है, यहां एक टर्मिनल, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पहुंचने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल,
तो दूरी कितनी कवर करना है, जितना वायर लंबा होगा, 2 मीटर का वायर है, और स्पीड कितनी है मात्र, ये वाली स्टैंडर्ड यूनिट में। हेलो, हाँ, ले लिए रिपोर्ट और बैठे हैं हम यहीं पे। दोनों मिल गई, हाँ, दोनों मिल गई हैं। ठीक, तो आ जाना तो फिर चलेंगे साथ में। निकल लें तो। हाँ भाई, इतनी बात समझ में आ गई है। समय बराबर दूरी 2 मीटर, स्पीड ये वाली उठा के रख दो तो समय आ गया। अगला क्वेश्चन पे, चार्ज कितना फ्लो होगा 10 सेकंड में, Q बराबर IT। अब चार्ज कूलाम में आ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 सेकंड में कितने चले, Q बराबर N। यस, N बराबर Q बाई E से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, चार्ज आ गया तो पूरा क्वेश्चन क्लियर है। ठीक, तो आज इतना ही बताना था। होमवर्क के नाम पे अभी लाओ जरा देखें कितना